हेलो एवरीबॉडी, सामने है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। ये वही चैप्टर है जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाता है। ये वही चैप्टर है जो आपको कोलिजन पढ़ाता है, दिमाग को भी कोलाइड करा देता है कभी कभी इसके क्वेश्चंस। ये वही चैप्टर है जो आपको एनर्जीज यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी समझाता है। दिस इज द चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करके अपनी पुरानी मैकेनिक्स के कठिन सवालों को आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कई जगह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ऐसे ही इसको इस चैप्टर में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें भी पढ़ते हैं, पर मेन हम अपनी जगह पे आएंगे और वो ये है कि फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जिसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से कर पाना ही हमें सीखना है। और आज हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो सब करते हैं और सब सीख भी सकते हैं। देयर वुड बी नथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस ब्रेन और आउट ऑफ दिस साइंस। सब कुछ वही होगा जो अपने कोर्स में होता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नीट के लेवल पे होते हैं, कई ऐसे हैं जो नीट में आए हुए हैं, पर हम सीखेंगे एक बेटर अप्रोच, एक फास्टर टेंडेंसी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एंड आई नो दैट यू ऑल विल लाइक इट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बाइसिकल कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ये कह रहा है कि यहाँ एक आदमी साइकिल चला रहा था ऐसे, ठीक है, ये साइकिल है उसकी, ये साइकिल पे बैठा है, साइकिल चला रहा था, स्पीड कोई भी रही हो 20 है, और ये 10 मीटर के आगे चल के इसने ब्रेक लगाए और स्किडिंग स्टॉप। स्किडिंग अरे बचपन में करते थे जो कस के ब्रेक दबाए तो फिसलते हुए आगे जाते हैं, उसी को स्किडिंग कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो गया और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 0। अब हमने पूछा कि भैया 10 मीटर में गया और रोड ने इस पे पीछे फोर्स लगाया 200 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन और डायरेक्टली अपोज्ड है, यानी ये राइट जा रहा है तो लेफ्ट साइड में लगेगा। कह रहे वर्क डन। तो हमारा बढ़िया दिमाग तुरंत काम किया, अरे वर्क डन होता ही क्या है, वर्क डन की तो डेफिनेशन ही थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कर दो मल्टीप्लाई। क्योंकि ये रुका है तो ऑब्वियस ही बात है वर्क ऑपोजिट हुआ होगा। क्यों भाई, ये इधर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, वैसे भी माइनस आएगा। तो 100 इंटू 200 इंटू 10 2000 और माइनस का, फिर हम कहेंगे ऐसे आंसर ही नहीं है। फिर हम कहेंगे कोई बात नहीं, 2000 प्लस का तो है, आंसर ये होगा, टिक कराएंगे। तुरंत 5 नंबर कम। क्यों? 5 क्यों कम हो गए? अबे इस क्वेश्चन को गलत करोगे तो 5 नहीं, कम से कम तुम्हारे 100 नंबर कम होने चाहिए। क्यों? मेरे भाई क्वेश्चन सही से पढ़ो। वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड, वर्क डन ऑन रोड, इस सवाल का आंसर 0 ही होगा। क्यों? रोड पे वर्क कैसे करोगे? फोर्स लगाते रहो, रोड का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड 0 है ना सर। तो जब तक तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक जाए इसका आंसर नहीं बदलेगा। बात समझो, इसका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। ये चेंज होगा जब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी, और असल में ख्यालों में नहीं कि। तो बात समझ जाए क्यों 0 होगा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी रोड में, तुम लगाते रहो फोर्स। साइकिल का डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल विल बी माइनस 2000 जूल्स, बट ऑन रोड वर्क डन 0 ही होगा सर। क्यों? क्योंकि सड़क कहीं नहीं जाएगी, सड़क वहीं रहेगी। वो है ना, ये सड़क कहाँ जाती है? पागल हो क्या? सड़क कहीं नहीं जाती, तुम्हें बताओ कहाँ जाना है। तो वैसे यहाँ सड़क कहीं नहीं जाएगी, तो वर्क डन ऑन द रोड हमेशा 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक फोर्स F एक्ट कर रहा है जो डिस्टेंस के साथ वेरी भी कर रहा था। ओ माय गॉड, डिफिकल्ट क्वेश्चन। कह रहा है 0 से लेकर 6 तक आप वर्क डन बताइए। खैर हमें हमारे सर ने बताया दैट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ F वर्सेस X ग्राफ। इसमें तुम क्यों करा रहे हो जब ये क्वेश्चन इतना आसान है? तो अबे ये सबको पता है, ये एरिया कैसे निकालते हैं देखोगे, देखते जाओ। एक बेसिक सा तरीका एक आम इंसान को दिखाओगे, वो कहेगा कि एरिया निकालना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये एक स्क्वायर है और प्लस ये एक ट्राइंगल है। तो अगर मैं जोड़ना चाह रहे होता और मैं एक एक करके लोगों को बुला रहा होता कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखता है, तो कि पहले आके बताया मुझे इसमें स्क्वायर और ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं कहता भैया इतना टाइम नहीं है कि पहले स्क्वायर में निकाल लें, लेंथ इनटू ब्रेथ से, या लेंथ के स्क्वायर से। अगर रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे, एक ही बात है। और भैया अभी ट्राइंगल लगा, हाफ है ना, आप जाइए प्रभु, बाय। फिर मैं दूसरा था, वो आदमी कहता सर मुझे इसमें ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो मैं उसको
गहराई से सुनता उसकी बात, मैं कहता बात सही कर रहे हो तुम, दिस इज अ ट्रेपीजियम, दो पैरेलल साइड्स, दो नॉन पैरेलल साइड्स, इट इज अ ट्रेपीजियम, निकालो एरिया। तो दूसरा एरिया निकल के आता हाफ ट्रेपीजियम का, लगा रहे हैं ध्यान रखना, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो साइड्स पैरेलल हैं देखो, ये वाली 3 और ये वाली 6, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 + 3 9 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3, सो 27 डिवाइडेड बाय 2 13.5 जूल। तो ये मुझे कहने आता सर हम भी तो ये आंसर निकालते सर, हमारे साथ बदतमीजी क्यों करी आपने। तो अब देखो मेंटोर जिंदगी कैसे ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बस देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया 9 है, इससे का वही तो मैं कह रहा था। अब तुम ट्रायंगल का निकालोगे, मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग काम ना भी कर रहा हो पर आंखें काम कर रही हो तो इमेजिन करो क्या ये स्क्वायर सेम नहीं है। देखो फिर से यार, क्या ये दोनों स्क्वायर सेम नहीं है? 3 इनकी लेंथ है, 3 ही इनकी ब्रेथ है, दोनों सेम है, साइड लेंथ 3। और ये ट्रायंगल इसका डायगोनल है, इसको आधे में बांट रहा है, तो ये 9 है, ये पूरा होता तो 9 होता, ये आधा है तो 4.5 होगा, एंड 9 + 4.5 इज 13.5 जूल। ना मैंने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, ना मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, ना मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया सबसे आसान है, 3 साइड है तो 3 का स्क्वायर 9, सो 9 और 9 का आधा 4.5, 13.5 इज द आंसर। इससे आसान तरीका अगर इसको करने का हो तो प्लीज मुझे भी बता देना, प्लीज, आई वुड लाइक टू हैव व्यूज। हो सकता है हो तुम्हारे पास, बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं मिला। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा फिजिक्स कठिन रिडन नहीं है। यह जो टाइम जहां हम लोग एक्स्ट्रा खर्चते हैं ना, वो जब बचेगा और तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा जिसमें एक्चुअली दिमाग का इस्तेमाल करना है, वहां पे तुम कहोगे कि हाँ यार ये बढ़िया हुआ कि उसमें हमने टाइम बचाया था। ठीक, अब खैर देखो, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे कन्वेंशनल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और अपने को क्या निकालना है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगा पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1, या कह लो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? ये इनिशियल है ये, तो इट विल बी 4j + 3k माइनस 2i, माइनस का माइनस यानी प्लस 2i माइनस 5j। तो ये आया फाइनली आपके पास 2i 4j माइनस 5j दैट इज -j + 3k। एंड फोर्स पता है अपने को, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये आएगा 4i + 3j डॉट प्रोडक्ट 2i -j + 3k। डॉट प्रोडक्ट आता है ना k का k के साथ, j का j के साथ, i का i के साथ, तो k 0 है तो यहाँ पे 0, j का देखो 3 और -1 -3, 4 × 2 8, 8 - 3 + 0, वर्क डन इज सर 5 जूल्स। आंसर नंबर 3। कभी भी वेक्टोरियल फॉर्म में दिया तुरंत समझ जाना कि ये तुमसे डॉट प्रोडक्ट ही पूछेगा, वरना वेक्टर उसको देना क्या पसंद है क्या? वेक्टर की भाषा में कौन बात करता है आजकल? कहाँ चला गया मैं? कहाँ गए भाई तुम? हाँ ये रहा। सो हमने कर लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, गजब का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीजेस। तुम्हारा पोटेंशियल कब बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? जब तुम अपनी औकात से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर आके यू विल डू समथिंग ऑन योर ओन, देन तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा। तभी तुम्हारी पोटेंशियल की एनर्जी भी बढ़ेगी जब तुम खुद करोगे काम। तो ऐसे ही सिस्टम की एनर्जी कब बढ़ती है? जब वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड काम करता है। ये एक तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को समझने का, ये इसकी डेफिनेशन है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्स फील्ड। अब बात ये आती है कि हम लोग क्लास 11th में नहीं हैं और बुक्स की थ्योरी पढ़ने का हम लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। सो वी जंप ऑफ टू डायरेक्ट कंक्लूजन्स या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी यही है कि तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट अ फोर्स, सो दैट हेल्प्स यू गेन सम पोटेंशियल एनर्जी। बट हम लोग डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस से पीछे जाना सीखना सिखाने वालों में तुमको। देखो, तुम्हें क्वेश्चन करना है और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता इसकी थ्योरी, तो कैसे करोगे? सिर्फ दिमाग लगाएंगे। ये अर्थ है, अपने को पता है अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है।
ये तो सबको पता है ना, mgh हो जाती है एच हाइट पे, नीचे जीरो रहती है सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, पर फिर भी ये ऊपर गया, यानी अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स गया है, या अगेंस्ट अ फोर्स गया है। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब आप उसको अगेंस्ट जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स आपका आंसर होता है। हम लोग वापस आए, देखो हम लोगों ने एक तरीके से फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ऐसे ही फिजिक्स चलती रहती है, कई बार सीधे चलते हैं, कई बार उल्टे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर बस सही आना चाहिए यार। तुम सीधे चलो, उल्टे चलो, तुम पढ़ाई करो ना करो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मार्क्स ही ना आए और तुम पढ़ाई करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम पढ़ाई ना करो और मार्क्स आ जाए तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मीन्स इज रिजल्ट, आंसर आना चाहिए। चलो देखो 5वां क्वेश्चन, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी का ग्राफ दिया है और वर्क डन बताओ ऑल फोर्सेस। यही तो होती है सर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है? कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने लगाने उतने लगा लो दुनिया भर की ताकत, तुम केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी फोर्सेस जो वर्क करते हैं वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो यही तो चाहिए अपने को, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। निकालो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली क्या है, फाइनली क्या है। फाइनल तो जीरो है, स्पीड जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। मैं ज्यादा फॉर्मूला लिखूंगा ही नहीं कि हाफ एम वी स्क्वायर वी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। अब स्पीड से ही तो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब चीज रुकी हुई है, आइटम हो क्या, वो जीरो है, रुका हुआ है, तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना, तो जीरो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल के लिए भाई लगाएंगे हाफ इंटू एम कितना 2 kg, वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कटा, आंसर माइनस 400 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखिए कैसे करेंगे। कह रहे बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t। रेस्ट से स्टार्ट किया तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे, u जीरो हो गया, सो v विल बी इक्वल टू a इंटू टी। सो v अपॉन t ये हो गया a। ठीक है भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर। देखो पावर भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में, लोग पावर के लिए काफी कुछ करते हैं, भी चुनाव आ रहे हैं पावर के लिए होंगे। देखो पावर के दो फॉर्मूले हैं, पहला dw बाई dt निकाल लो, दूसरा फोर्स इंटू वेलोसिटी निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट या f इंटू वी निकाल लो। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, ऑब्वियसली फ्रॉम स्पीड वी इन टाइम टी, स्ट्रेट लाइन मोशन का अगर इक्वेशन भी लगा रहे हैं तो हम लोग इसको f इंटू वी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। f क्या होता है सर, p इज इक्वल टू f इंटू वी। f क्या होता है, m इंटू a, सो m इंटू a v बाई टी, दिस इज v अपॉन कैपिटल T, ये कैपिटल V है, ठीक है ध्यान रखना, इंटू V। लेकिन ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब इसमें ये V ले लोगे तो इसका आंसर तो जन्म में कभी बदलेगा ही नहीं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, a इंटू एनी इंस्टेंटेनियस टाइम। सो a क्या है, कैपिटल V अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल V अपॉन कैपिटल T स्मॉल t। तो ये देखो दो दो बार हो गया तो स्क्वायर कर दो भाई, mv स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर स्मॉल t। सो mv स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, t पहला ही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, आसान था क्वेश्चन, नथिंग मच डिफिकल्ट। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन में पूछता भी खूब है। क्यों पूछे, क्यों ना पूछे यार, उसके पता है तुम्हारी मैथ्स में तो जहां तुम्हें दिखता है मैथ्स आ गई तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं, और सांसें वो चाहते तुम्हारी सांसें फूलें, तभी तो तुम्हारी सांस फूलेगी। तुम 1-2 मिनट लगाओगे सांस को शांत करने में, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, तो तुम 3 घंटे में 180 सवाल कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखो समझदारी कैसे दिखानी है। पावर सप्लाइड बाय अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, पावर इज कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बात है। सो विल बी f इंटू वी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा f और v को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि cos 0 आएगा ना, 1 होता है, तो एफ वी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट x एज। अब भाई वेलोसिटी तो तुम्हारे पास है,
तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट का टर्म, अब वो f से बनाना है, तो f को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, तो ये आया ma इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। अब अभी भी x नहीं आया है, अब x कहां से आएगा, तो x a से आएगा। अब m में थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं कुछ, m मास ही रहेगा। एक्सेलरेशन का एक टर्म सीखा हुआ था हम लोगों ने, क्या कि एक्सेलरेशन जनरली वाज डिफाइंड एज dv by dt पर ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज v dv by dx। अरे x आ गया, खुशी मनाओ, x आ गया, m v dv by dx इंटू v, तो ये v स्क्वायर हो गया, विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से यू विल गेट एम वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू के डी एक्स। देखो ज्यादा मैथ्स लगाने की, पूरा सॉल्व करने की घंटा जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सीधा लिखो वी स्क्वायर डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे भाई डी एक्स। इंटीग्रेशन आता है ना, वी स्क्वायर डी वी को इंटीग्रेट करोगे वी क्यूब बाई 3, अबे 3 फिर कांस्टेंट है, तो बस इतना लिख लो v3 v क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, एक्स बनेगा, सो v विल बी प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। कैसे, पावर 1/3 कर दी दोनों साइड, सो इधर v बचा, वो 1/3 हो गया, सो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। इसमें मेन स्टेप क्या था, देखो कई बार क्या होता है ना, लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, क्यों, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका दिमाग तेज काम करता है, वो सोचते हैं हम जो भी करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे, आगे चल के अच्छा सर्जन बनना है, परफेक्शन जरूरी है, लेकिन अबे परफेक्शन के चक्कर में सवाल ही नहीं कर पाओगे, वो किस चीज़ का परफेक्ट, सर्जरी की, तुम्हारी सर्जरी पूरी ना हो पाए, तो कहीं कहीं पे शॉर्टकट तो लो, थोड़े बेटर मेथड लगाओ, दिस इज नॉट शॉर्टकट, दिमाग लगाया है, बिल्कुल सही है कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे x आएगा, 3 भी तो कांस्टेंट है, उसे भी हटा दो, v क्यूब, दोनों तरफ आ गया आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग उतना लगाओ जितनी जरूरत, तो ज्यादा क्यों लगाना है। अब देखो यहाँ पूरा लगाएंगे, जरूरत है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज दिस, और बताओ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। मेरे भाई पहली बात यह है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ना, या किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए 4 0 होना चाहिए, और तुम जीवन में खाली इतना कर लो, क्या 4 0, तुम्हारा 4 0 हो गया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखो कैसे, ये तुम्हें दिया कि u, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो f होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u को विद रिस्पेक्ट टू r। अब u क्या दिया है, a r की पावर -2, a r रहमान नहीं बे, a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1, a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1। ये क्या लिख दिया, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है ना, मैंने ऊपर ले दिया। ठीक है, अब करो तुम माइनस डी यू बाय डी आर, तो एक तो माइनस बाहर लगा दो, और अब करो काम जो करना है, तो यहाँ से -2 बाहर आएगा सर, a ऐसा ही रहेगा, r में एक और माइनस हो जाएगा, यही तो होता था n-1, तो -2 -1 r की पावर -3 माइनस ये -1 बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन करने को जादू नहीं करना है, इसे ना देखो, -2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एक पावर कम होती है, ये ना करना -1 से एक कम हुई तो 0, अबे -1 से एक कम होगी तो -2 जाएगी। ठीक है, देखो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2a, r की पावर -3 को फिर ऐसे लिख देता हूं अपॉन r क्यूब, और ये भैया माइनस माइनस प्लस हुआ था, पर इसको फिर माइनस कर दिया गया, माइनस b अपॉन r क्यूब, ये फोर्स आया है, और यही 0 होना चाहिए, तो तुम कहोगे कि 2a अपॉन r क्यूब विल बी इक्वल टू b अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से इधर r स्क्वायर बचा r, तो r क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ, b इधर आ जाएगा, 2a अपॉन b, यहाँ पे 4 0 है, यही इक्विलिब्रियम है 2a अपॉन b पे। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन, कैसे करेंगे और ये देखते हैं। कि स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, स्ट्रेच इनिशियली 5 सेंटीमीटर, देन वर्क रिक्वायर्ड फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर पूछ रहा है। इसके दो तरीके हैं, पहला है कि तुम वर्क डन निकालो इसकी 10 सेंटीमीटर खींचने का, फिर उससे 5 सेंटीमीटर में जो लगा था माइनस कर दो, यानी तुम करोगे हाफ के x2 स्क्वायर, यहाँ पे 10 लोगे, माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, यहाँ 5 लोगे। घिसा पिटा तरीका, महाघटिया। ठीक है,
जो सब करते हैं, या नहीं। अब तुम क्या करोगे, बढ़िया तरीका, कैसे? तुम्हें क्वेश्चन याद है, लोग पढ़ते थे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमेशा होता था, याद करो, ऊपर से किसी को छोड़ते थे ऐसे पट से, एंड एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता था, यानी a वाज कांस्टेंट, और टाइम धीरे धीरे बढ़ता था। तो क्या होता था भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट थी वो इक्वल टाइम में, इक्वल टी में 1:3:5 के रेशियो में बढ़ती थी। सही है? अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही यहां पे क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इतना वर्क करोगे ये उसका पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ये पता है तुमको, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग ना लगाओगे, ये तो तुम बताए नहीं कैसे वर्क डन इतना हो, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितने उसका होगा वही वर्क डन होगा, वही इसमें चेंज आता है, ठीक है। सो वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो सेम है, एस की जगह डब्ल्यू, हाफ की जगह हाफ, ए की जगह के, यहाँ ए कांस्टेंट रखी है तो बचपन से कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, टी स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर। तो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ फॉर इक्वल डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग क्या होगा, रेशियो सेम होगा। यानी इधर 1-1 सेकंड बढ़ाओ, इधर 5-5 सेकंड बढ़ाओ, 1:3:5 आता था। यहां अगर इक्वल एक्स है, देखो 5 सेंटीमीटर फिर दोबारा 5 सेंटीमीटर, तो कैसे 1:3 का रेशियो, तुम 5 का निकालो, खाली 5 का क्या आएगा, W फॉर 5, हाफ इंटू के, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास बचा हाफ इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻³ और -4, ये 3 है, ये -4 है, तो बचा -1। सो 25 इंटू 5 125 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आपका आ गया 12.5, 10 की पावर -1 के हटाएंगे, 12.5/2 दैट इज 6.25। ये हो गया पहले 5 सेंटीमीटर। तो अगले 5 का क्या होगा, रेशियो क्या था, 1:3, 3 गुना कर दो, 6×3 = 18, 0.25 का 0.75, आंसर आ गया 18.75। क्या ये से ज्यादा सरल नहीं था? बिल्कुल था। यहाँ पे तुम हाफ लेते, के की वैल्यू रखते, 10 लेते, फिर सॉल्व करते, यहाँ पे तुम्हें इतना निकालना था, 6.25, 3 गुना करना था, 6.25 इंटू 3 18.75, ईजी। ये ध्यान रखना 1:3:5 का रेशियो यहाँ भी आएगा, क्यों? क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर है या हाफ के एक्स स्क्वायर है, जहां भी ऐसा टर्म आएगा वहां पे 1:3:5 जरूर आएगा। तो हम यूज कर रहे हैं, देखो मोशन इन 1D को कहाँ, वर्क एनर्जी पावर में, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है यार, जो किसी और सब्जेक्ट में नहीं होती। आओ देखो यहाँ पर कह रहे ब्लॉक इज लेफ्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस पाथ, कह रहे वर्क डन बाय स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक कंप्रेसेस इट कंप्लीटली। दुनिया भाड़ में जाए तो मुझे प्लस माइनस बताओ पहले, क्या होगा जब ब्लॉक इसको दबाएगा, तो स्प्रिंग दबेगी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी, ब्लॉक पे, इधर। तो ये फोर्स इधर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये पक्का है कि वर्क डन भैया नेगेटिव होगा, इतना तो पक्का। कितना होगा मैं तुम्हें दिखाता हूं। यहां पे इस पे काइनेटिक एनर्जी थी सर 0, ठीक है, और पोटेंशियल थी mgh। जब ये नीचे आ गया तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम छोड़ो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, उसी का एक फॉर्मेट ही होता है वो भी वैसे, ठीक है। mgh था, काइनेटिक 0 थी, नीचे आ गया पोटेंशियल 0 हो गई, तो काइनेटिक mgh पूरी काइनेटिक बन गई। यही तो होता है यार, ऊपर से कोई चीज नीचे आती है, यहां जब आ गई तो वही काइनेटिक बन गई, और जब इससे टकरा के 0 हुई तो वही काइनेटिक स्प्रिंग में चली गई, चेंज हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। वही mgh से चालू हुआ था, वही काइनेटिक में बदला, और वही एनर्जी स्प्रिंग में चली गई लड़ने से। तो वही mgh, वही कौन, वही mgh, तो माइनस में रहेगा पहली बात तो, और क्या रहेगा, mgh। माइनस क्यों, समझ आया ना, वर्क डन देखो यार, वो फोर्स लगा रहा है इधर, कहता है इधर जाओ, तुमने उसको पीछे धकेल दिया, तो बेचा F इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, cos 180 डिग्री, -1 आएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। कोई वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं किया, किसी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बहुत ही सरल बातचीत के माध्यम से सवाल को हल किया गया है, बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। कह रहे एक ड्रॉप ऑफ रेन वाटर जिसका मास है 1 ग्राम, ये गिरा 1 किलोमीटर की हाइट से, कह रहा है इसने ग्राउंड को हिट किया विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें इतना बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया और रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया। मेरे भाई, ये मान लो अर्थ का सरफेस है और यहाँ कहीं पे बूंद है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है mg,
और ये डिस्प्लेस कितना हुआ उस डायरेक्शन में, h, तो वर्क डन कितना होगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज mg इंटू h कितना 1 किलोमीटर, तो mg देखो 1 ग्राम यानी 10 टू द पावर माइनस 3 kg इंटू 10 इंटू हाइट 1 किलोमीटर यानी 10 टू द पावर 3 मीटर्स, तो ये तो हो गया कट, आंसर बचा 10 जूल। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल। वैसे तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, एक ही में आंसर फोर्थ होगा, पर सेकंड भी तो जरूरी है। कह रहा है रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, ये कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तुम्हें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, तुम ऊपर बैठे हो क्या इसको फोर्स देने के लिए, नहीं, बारिश की बूंद गिर रही है तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक इसको नीचे लेके जा रहा है, कौन, ग्रेविटी, जिसका वर्क तुमने निकाल लिया, और एक इसको नीचे नहीं आने देना चाहता, वो है एयर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट काम करते हैं मोशन के, ये एनर्जी को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये तो पड़ता है वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बस यही होना है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर निकालना है तुमको। अब भैया 10 जूल इसने दिया और कुछ माइनस किया होगा किसने, या कह लो प्लस, किसने काम किया होगा, वर्क डन बाय एयर या रेजिस्टेंस, तो डेल्टा के ई निकालो तुम, क्या है, वहां पे 0 थी तो डेल्टा के क्या हो गया, 0 थी क्या इनिशियली, तो फाइनली क्या है mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू m 10 की पावर माइनस 3 1 ग्राम है, इंटू वी स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500। अब देखो 2500 बटा 2 या छोड़ हटाओ, 10 टू पावर माइनस 3 है तो 3 का बचा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.25, तो डेल्टा के आ गया 1.25। तुम कहोगे हमने तो 10 दिया था, ये 1.25 लेके आया, बाकी कहाँ खो गया, अरे बाकी ये एयर का रेजिस्टेंस खा गया ना, सो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.25 माइनस 10 बचा माइनस 8.75। ये मैंने ज़्यादा मैथ्स के साथ सॉल्व कर दिया है, मैं ऐसे करता नहीं हूँ जनरली, तो मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं क्या करता, मैं कहता मैंने तुम्हें 10 दिया था और तुम्हें मिला कितना 1.25, तो तुम्हारा 8.75 गायब हो गया यानी माइनस हो गया, और किसने माइनस किया, एयर रेजिस्टेंस ने, तो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ने माइनस, और माइनस बनता भी है यार, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क ही करते हैं, क्यों, मोशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, ये अगेंस्ट का मतलब मोशन इधर है ये इधर लग रहे हैं, हमेशा नेगेटिव वर्क डन आएगा। खैर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फिर देखो एफ डॉट वी को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, पावर ऑफ इंजन पूछ रहा है, पावर ऑफ इंजन पूछ रहा है, तो पावर फिर से लगाएंगे क्या, एफ डॉट वी। अब एफ को लिखने के भाई नया तरीका करेंगे, एम ए करोगे तो नहीं आएगा, क्यों, एक्सेलरेशन ही नहीं पता। मास मान लो तुम निकाल भी लेते हो यहां से कि 100 kg पर मीटर है और 2 मीटर हर सेकंड में निकल रहा है, तो हर सेकंड कितना मास निकल रहा है, 1 मीटर में 100 kg है और हर सेकंड 2 मीटर निकल रहा है। बात ऐसी, एक शर्ट में 5 बटन है तो 2 शर्टों में 10 बटन हो गए। ऐसे ही 1 मीटर में 100 kg है और एक बार में 2 मीटर निकल रहा है तो कितना निकल गया, 200 kg निकल गया। तो मास निकल आएगा पर एक्सेलरेशन का कोई टर्म नहीं। तो क्या करोगे, इस बार फोर्स को ही अलग तरीके से निकालोगे। हाउ, मेरे भाई फोर्स क्या होता था याद है कुछ, dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा था, याद करो। इसमें 2 केस होते थे, एक ma सबसे सिंपल और एक होता था v dm बाई dt। याद है, जब वेलोसिटी सेम रहे कांस्टेंट लेकिन मास में चेंज हो। यहां देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं सर, ma कहां से लगा लोगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे लगेगा v dm बाई dt, सो दिस विल बिकम v dm बाई dt इंटू v, तो हो गया v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू dm बाई dt। मास पर यूनिट टाइम, अभी तो बताया 1 सेकंड में 2 मीटर और 1 मीटर का मास 100 किलो, तो 100 किलो 2 बार यानी 200 किलो, 4 इंटू 200, आंसर आ गया 800 वॉट। आसान सा तरीका है, समझ आ गया होगा, नहीं आया है फिर से समझ जाओ। क्या करा था, फोर्स को हम लोगों ने 2 तरीके से सीखा था, ma और v dm बाई dt। जब वेलोसिटी सेम रहे, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। dm बाई dt निकालना चैलेंज है, कैसे निकालोगे, 1 मीटर में 100 kg 100 kg पर मीटर और 1 सेकंड में 2 मीटर निकल गया पर सेकंड, तो पर सेकंड मास कितना निकला, 2 मीटर में 200 kg निकल गया, तो वही हमने मल्टीप्लाई किया dm बाई dt, तो 800 वॉट इसका पावर हो गया। बढ़िया इंजन है, कोई दिक्कत नहीं इंजन में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन के क्वेश्चन के लिए तुम बस 2 चीजें याद रखना, मेरी बात मानो, हमेशा सॉल्व होगा।
केवल दो चीजें, पहली बात मोमेंटम को कंजर्व रखना, मोमेंटम हमेशा कंजर्व करा लेना, एक इक्वेशन मिलेगी, और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तुम्हें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दो अननोन होंगे, तुम उनको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बस ई सीखना है क्या होता है मेरे भाई। ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये बिफोर लिखा है, ठीक है, बिफोर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और अप्रोच बिफोर कोलिजन। इसके साइन कन्वेंशन बड़े अच्छे होते हैं। जैसे दो बॉडी हैं, अब ऐसे देखना, बिफोर कोलिजन हम पहले इसकी शक्ल दिखाएंगे, ऐसे जा रही है, मान लो ये ऐसे जा रही है, तो ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच यानी कोलिजन में मदद कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, लड़ने के लिए जा रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। क्या ये अप्रोच कर रहा है? नहीं, अप्रोच कर रहा होता तो इसकी तरफ आता है, दूर जा रहा है तो इसको माइनस लेंगे, किस में? जब अप्रोच को गिना जाएगा। तो अगर ये v2 है और ये v1 है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए v2 माइनस v1 करेंगे। अब मान लो यही सिनारियो आफ्टर द कोलिजन हो जाए, यही हो जाए आफ्टर द कोलिजन कि दोनों राइट साइड जा रहे हैं। अब देखो क्या चाहिए? सेपरेशन, ये इसकी तरफ जा रहा है, क्या ये सेपरेट होना चाहता है? नहीं, ये तो अटैच होना चाहता है, सेपरेट नहीं होना चाहता, तो इसको माइनस लेंगे और इसको क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। क्यों? ये सेपरेट होना चाहता है, उससे दूर जा रहा है। बात समझो, ऐसे क्वेश्चन मैकेनिक्स पूरी लेकर आएंगे तो इसका एक न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे, भी तुम समझ जाओ खाली इतना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ये इस क्वेश्चन में तो काम आएगा ही आएगा। अब देखो, हो चलो कोई नहीं, तुम्हें याद होगा। कह रहा मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m का एक ब्लॉक विथ स्पीड v कोलाइड कर गया बेचारा 4m है, जिसकी स्पीड थी 0, स्टेशनरी था। हुआ क्या, यहाँ पे लाइटर वाला रुक गया यहीं, m v हो गया 0 और बड़ा वाला चलने लगा 4m वाला किसी स्पीड से। अब देखो मोमेंटम कंजर्व कराना है, यहाँ पे क्या है मोमेंटम, m इंटू वी विल बी इक्वल टू, ये 4m इंटू 0 है, जो चल ही नहीं रहा उसमें मोमेंटम नहीं है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा 0 लिख के, m इंटू वी 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। 4m इंटू वी डैश, क्या होगा यहाँ v डैश, तो v डैश विल बी इक्वल टू m से m कटा v बाय 4, v बाय 4। अब देखो क्या हुआ, e निकालना है, तो सेपरेशन और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन बिफोर। आफ्टर देखो, क्या ये सेपरेट होना चाहता है? नहीं सर, ये 0 है, ना सेपरेट होना चाहता है ना पास होना चाहता है। आफ्टर कोलिजन की कहानी है ये बिफोर कोलिजन है, तो आफ्टर की बात करेंगे पहले, सेपरेशन आफ्टर। ये सेपरेट होना चाहता है, बिल्कुल सेपरेट होना चाह रहा है, किस स्पीड से? v/4, अलग दूर जा रहा है ना उससे, तो सेपरेशन चाहता है v/4, तो वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या ये अप्रोच कर रहा है या सेपरेट हो रहा है? नहीं, कहीं नहीं, 0 है। ये अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, किस स्पीड से? v से, तो v/4 अपॉन v से v कटा, आंसर आया 1/4 यानी 0.25। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ज़्यादा इसमें कुछ खास होता नहीं है और इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सारे स्टार्टिंग टू एंड। ये देखो कोलिजन का एक और क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो सेम बॉल्स या बॉडीज, एक ए और एक बी, मान लो ये v1 से जा रही है, ये v2 से जा रही है और ये कोलाइड कर जाएं, तो क्या होता है कि इनके वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी A अब की बार v2 से चलने लगती है और B v1 से चलने लगती है। बस शर्त यह है कि ये सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट का साइन पता है ना, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, मास इनका सेम होना चाहिए। अब देखो इलास्टिक कोलिजन है, इनमें वेलोसिटीज ऑफ B एंड A आफ्टर द कोलिजन विल बी, भाई देखो A और B की क्या थी, A की थी 0.5, B की थी -0.3, इंटरचेंज हो जाएंगी बिफोर आफ्टर। आफ्टर क्या होगा, B की हो जाएगी 0.5, A की हो जाएगी -0.3। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन गलत कहाँ होगा, तुम A और B लिखोगे और आंसर -0.5 करिए, टिक कराओगे, लेकिन B एंड A पूछा है इसने, ध्यान दो, दी A एंड B की थी, पूछी B एंड A की है, तो B की 0.5 फिर 0.3, B की 0.5, A की -0.3, सेकेंड 14 का आंसर सेकेंड। आइए हम लोग अपने आखिरी सवाल पे आते हैं।
देखो कितना आसान होगा ये कह रहा है एक बॉल को वर्टिकली छोड़ा गया फ्रॉम हाइट ऑफ 20, ये मीटर है, गलती से सी आ गया है, 20 सेंटीमीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। भाई 20 मीटर हाइट थी और यहां से इसको नीचे फेंका गया v नॉट वेलोसिटी से, ये कोलाइड किया ग्राउंड से और 50% एनर्जी लॉस हो गई, तब भी ये यहां तक पहुंच गया वापस उसी हाइट तक। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें सबकॉन्शियसली कैसे टारगेट करेगा, तुम इसमें सोचो कि ये एनर्जी लॉस हुई तो यहां कैसे पहुंचा। अब देखो ये mgh जब ये नीचे आया तो ये एनर्जी काइनेटिक बनी mgh, ये mgh जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ऊपर, वो नीचे जब ये आया तो वो काइनेटिक में चेंज हो गई, और जब ये ऊपर गया तो वो फिर पोटेंशियल बन गई, रुका। तो ये होता जा रहा है किसके साथ, mgh के साथ। तो mgh जो यहाँ पे आई, वर्क डन हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी बनी, वो दोबारा ऊपर जाते जाते खत्म हो गई। तो फिर लॉस क्या हुआ एक्चुअली, ये काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास थी v नॉट वाली, और ये 50% है, यानी आधी है। यहाँ पे टोटल क्या आधा है, और आधा क्या रहा होगा mgh, तो जो खो दिया वो आधा है और mgh आधा है, और ये v नॉट पूछ रहा है, तो आधा आधा बराबर है 50%, यानी आधा ये आधा वो दोनों बराबर हैं, तो mgh इसके बराबर होगा किसके, हाफ m v नॉट स्क्वायर के। अब तुमने दिमाग कैसे लगा, क्योंकि मास नहीं दिया था ना यार, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते, लेकिन मास कहाँ दिया है। काइनेटिक एनर्जी मान लो तुम निकाल भी लेते किसी तरीके से तो कुछ कर ही ना पाते, मास काटना पड़ेगा। सो 2gh हो जाएगा v नॉट स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू जी 10 इंटू एच 20 हो गया v नॉट का स्क्वायर। अब ऐसे ही दिख रहा है यार, 20 इंटू 20 v नॉट ऐसे ही आ जाएगा क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, चाहे 400 लेके अंडर रूट कर लेना, आंसर सेकेंड है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बात है। देखो ना सीधा सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पे इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, मान लो x, और नीचे आने में इस पे y बढ़ गई जो थी इसकी एनर्जी, और जब ये ऊपर गया तो ये y फिर से गई, यानी इसने किसको खो दिया, इसने x को खो दिया। y इसके पास मेंटेन्ड है क्योंकि उतना ऊपर जा रहा है, इसने खोया किसे, x को, और x है कितना टोटल का 50%, नीचे आओगे तो x प्लस वाई हो जाएगी, तो इसका 50% x है, यानी जो खोया उसका आधा x और बचा y, तो x बराबर y होगा, क्यों दोनों 50-50% के हिस्सेदार हैं। बात समझ आती है। वर्क पावर एनर्जी ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ भरा रहेगा। आफ्टर हम अपनी मैकेनिक्स एक बार पूरी करने, फिर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे, ये 15 होते हैं, वहाँ पे ट्राई करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए पूरी मैकेनिक्स के, एंड ऐसे ही तरीके बढ़िया वाले। उम्मीद है फास्टर मेथड्स हैं, ट्राई करिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वर्क पावर एनर्जी छोड़ना मत यार, ये बहुत आसान चैप्टर होता है, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहो।